नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। कमलनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों को चेताया है। साफ तौर पर कहा कि 2 साल बाद सरकार बदलेगी और इस दौरान अगर कोई अधिकारी रिटायर भी हो जाता है तो उसकी फाइल खोली जाएगी। अब कमलनाथ की इस चेतावनी का राज क्या है और वह क्या संदेश देना चाहते हैं, अटेंशन में आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कसक आखिर क्या संदेश देना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश में जब से कांग्रेस ने सत्ता गंवाई है, कमलनाथ और कांग्रेस आए दिन किसी न किसी बहाने सरकार में आने का दावा करते हैं। कभी कांग्रेस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती है कि कमलनाथ ही स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करके परेड की सलामी लेंगे, तो कभी कमलनाथ खुद सरकार में आने के दावे कर देते हैं। कमलनाथ तो अब अधिकारियों तक को धमकाने लगे हैं कि सरकार में आएंगे तो देख लेंगे। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान भी कई मंचों से कमलनाथ ने अफसरों को धमकाया। अब एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कमलनाथ अफसरों को चेता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकारी अफसरों को एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने भोपाल में संस्कृति बचाओ यात्रा के समापन अवसर पर सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो। 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी, अगर रिटायर हो भी जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। एब्सेंट रहता है, वो आता नहीं है। सही बात बोल रहा हूं मैं। ये 15 साल की परंपरा ने बनाई और आज ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूँ, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। अफसरों को लेकर कमलनाथ के इस बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री का ये बयान बेहद शर्मनाक है। वो सरकारी कर्मचारियों को धमकी देकर अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। कमलनाथ जी गाहे बगाहे उनकी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समेत इस देश की जनता ने देखी। कमलनाथ जी की दादागिरी, बदमाशी और इस तरह की शब्दावली उपयोग करने की आदत रही है। वो व्यक्ति जिसने 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में कलकत्ता से आकर ऐशो आराम किए हो, वो व्यक्ति जिसने 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हो, क्या उसके मुंह से इस तरह की शब्दावली, इस तरह की धमकी भरे बयान शोभा देते हैं? आप किसको धमकी दे रहे हो? आप सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तो आप सीधे सीधे अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हो। मुझे बहुत शर्मनाक लगता है ये बयान और मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना फ्रस्ट्रेशन वो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ना निकालें। अब सवाल ये है कि आखिर कमलनाथ के सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने के मायने क्या है? वो किस पर दबाव बना रहे हैं, या फिर वो इसके सहारे अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि 2023 में कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही मकसद है? ये मकसद क्या है, इसे जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले प्रकाश जी, आप ही के पास कि जब फाइलें खोली जाएंगी तो 15 महीने की जब सरकार गई तो पहली फाइल खुली उनके सीएस की, उनके एक्स सीएस की, बाद में 3 आईपीएस अफसरों की, एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी की। तो ये और कौन सी नई फाइलों का जिक्र कर रहे हैं कमलनाथ की, अगर सरकार आई तो वो फाइलें खोलेंगे? क्योंकि उनके समय की फाइलें तो खुल गई हैं और उनमें जो कुछ निकला वो सबने देखा भी है। देखिए मनोज, मुझे लगता है कमलनाथ का बयान कोई बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है। वो अपने समर्थकों के बीच बोल रहे हैं और एक सिर्फ माइंड गेम है। ये अकेले कमलनाथ नहीं, कमलनाथ जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए थे तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब भी उन्होंने इसी तरह से कहा था कर्मचारियों से कि सरकार हमारी बनने वाली है। 2018 का 19 भी और आएगा। मुझे ये याद है कि 2008 में जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन के सुरेश पचौरी आए थे तो लगभग वो भी अधिकारियों से बोलते थे कि अब सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। और मध्य प्रदेश में पहली बार ही बीजेपी की सरकार 5 साल पूरे कर रही थी। बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ और याद आती, तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष यादव थे और सुभाष यादव एक शिक्षा कर्मियों का एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष के नाते शामिल हुई थी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने दूरी बना के रखी थी। तो किसी ने सुभाष यादव से कहा कि आपको भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। अरे बोले, ये जो मांग कर रहे हैं कल को मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो कहाँ से पूरी करूंगा। तो ये जो प्रैक्टिकल नेता जो थे वो जो ये सपने देखने की आदत कांग्रेसियों को है कि अब सरकार में, पहले तो लगता था कि 5 साल में सरकार बदल जाएगी। बीजेपी ने 5 साल सरकार चला ली, बड़ी बात है। फिर 10 साल सरकार चल गई, तब कांतिलाल भूरिया को भी लगता था कि अब तो शायद सरकार बदल जाएगी। फिर वो सरकार 15 साल चल गई। अब 15 साल बाद तक जब सरकार चल गई तो वो भी बड़ी मुश्किल, थोड़ा सा अंतर रहा और 1.5 साल के अंदर मध्य प्रदेश की राजनीति फिर बदल गई। बिल्कुल। और अब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि 2 साल बाद वो फिर सरकार में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस ग्राउंड पे मजबूत होने की ज़रूरत है, यदि अगर वाकई कांग्रेस को सरकार में आना है, मध्य प्रदेश की सरकार में वापसी करना है, क्योंकि यहाँ अच्छे चांसेस है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। तो कई कारणों से सत्ता के प्रति लोगों की नाराजगी होती है, उस नाराजगी को जनता भुना सकती है, लेकिन जनता के बीच में भुनाया जा सकता है। ऐसा हमने देखा है, उमा भारती ने यही किया था मध्य प्रदेश में 2003 में आके कि उन्होंने जनता को आक्रोशित किया था। तो दिग्विजय सिंह सरकार के 10 साल के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको उभारा था। लेकिन आज की कांग्रेस में बीजेपी के प्रति या शिवराज सिंह चौहान के प्रति अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक में है तो उसको उभारने वाला नेता क्या कमलनाथ हो सकते हैं या वो दिग्विजय सिंह हो सकते हैं? एक बड़ा सवाल है। क्या जनता में इनका कोई आकर्षण बचा है? क्या जनता में इनके प्रति कोई भरोसा बचा है? हम ये देख रहे हैं कि यदि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पार्टी की सरकार 15 साल तक रही। कांग्रेस भी कभी 10 साल से ज़्यादा नहीं रही। बिल्कुल। जब उसके सामने कोई प्रबल प्रतिद्वंदी नहीं था तब भी 10 साल बाद उसकी सरकार गिरती थी। तो आप इससे अंदाज लगाओ कि अगर 15 साल बीजेपी ने सरकार चला ली है और सिर्फ 15 महीने में ही कांग्रेस का तख्ता पलट हो गया, और वो बीजेपी ने नहीं किया, वो कांग्रेस नहीं किया। बिल्कुल। 2 बार ऐसे मध्य प्रदेश में सरकारें जो बदली, जब तो एक बार राजमाता ने बदली जब कांग्रेस शक्तिमान थी, और जब कांग्रेस कमजोर थी तो उनके पोते ने जो है सरकार फिर से गिरा दी। और जो चेहरा कांग्रेस का हो सकते थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे, जो पब्लिक को एंटी इनकम्बेंसी के लिए प्रोवोक कर सकते थे। और मुझे लगता है कि 2018 में उन्होंने ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया भी है। जब आप 114 सीटों तक पहुंचे तो उसमें कमलनाथ का योगदान उतना नहीं है। बिल्कुल। कमलनाथ का आप ये कह सकते हो कि एक क्षेत्रीय क्षत्रप के नाते जो उनकी पहचान थी, महाकौशल की राजनीति में उनकी जो कांग्रेस की राजनीति में दादागिरी थी, तो वहाँ महाकौशल में रिजल्ट वो अच्छा लेके आए, लेकिन उतना ही अच्छा रिजल्ट लेके ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया भी आए थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बाकी जो असर था वो सिंधिया का था, क्योंकि बाकी नेता तो सब हाशिए पे लगभग कांग्रेस में हैं। तो अब अगर 2023 के संदर्भ में कमलनाथ कुछ बोल रहे हैं तो मुझे लगता है आज की तारीख में उसे हम बहुत गंभीरता से नहीं ले सकते मनोज। लेकिन एक और चीज़ नहीं है कि आपने जो कहा कि सरकार बनाने के लिए असरकार या असरदार होना चाहिए, तो वो कौन, जैसा आपने भी कहा कि वो चेहरा कौन हो सकता है, तो वाकई में आप कमलनाथ जैसा उन्होंने एक दिन पहले भी जब कहा कि अब मध्य प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वही रहेंगे नेता प्रतिपक्ष भी और अध्यक्ष भी,
तो फिर ऐसे में कांग्रेस की क्या संभावना है? हालांकि ये सवाल बहुत जल्दी, क्योंकि 2 साल का समय बहुत होता है राजनीति में। यही तो विकल्पहीनता कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है कि अगर कोई बदलाव नहीं होगा तो 74-75 साल के कमलनाथ ही नेतृत्व करते रहेंगे। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी वो, नेता प्रतिपक्ष भी वो, तो मध्य प्रदेश में भावी क्या मुख्यमंत्री भी कांग्रेस वो। के अंदर कोई नेता नहीं है जो बाकी जिम्मेदारियां संभाल सके? क्या किसी की कोई मास अपील कांग्रेस पैदा कर पाई? ये कांग्रेस के सोचने के विषय है कि बिल्कुल। क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा कि एक वो शिवराज सिंह चौहान को लाते हैं और शिवराज सिंह चौहान सक्सेस हो जाते हैं, जनता के बीच लगातार जाते हैं। एक कांग्रेस में ऐसा एक नेता पैदा नहीं हो सकता जो जनता के बीच जाए। अरुण यादव ने और अजय सिंह ने कोशिश की थी, तो आपने उन्हें हाशिए पे डाल दिया। बिल्कुल। जो आपके लिए उपयोगी थे, जो जनता के बीच जा रहे थे, जो जनता के बीच में शिवराज सिंह सरकार की कमियों को गिना रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ, उन नेताओं को आपने हाशिए पे डाल दिया। इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव कौन लड़ेगा? बिल्कुल। चुनाव लड़ने में सक्षम कौन है? चुनाव लड़ने में सक्षम मतलब जो पैसा कौन खर्च कर सकता है। मैनेजर कमलनाथ की जो प्रासंगिकता थी कांग्रेस के लिए वो ये थी कि वो यहाँ पर चुनाव लड़के पैसा खर्च कर सकते हैं। और फिर कमलनाथ 15 महीने आए, तो मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जिसने पैसा खर्च किया वो पैसे की वापसी नहीं करेगा? वो तो व्यापारी है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, पैसे की वापसी भी और कांग्रेस की वापसी भी, ये दोनों सवाल इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि कमलनाथ, हमने देखा कि कई सारे मौके होते हैं कि आज का जो मौका था कि सरकार के 15 महीने के कामकाज को लेकर वो ट्विटर पे लगे रहते हैं, हमेशा फील्ड में आकर कुछ करते नहीं। आज मौका था, लेकिन आज भी उन्होंने फिर वहीं से शुरुआत की कि मैं सौदे की सरकार नहीं चलाना चाहता था, यानी ऑप्शन उनके पास थे। और जिस प्रकार से नारायण त्रिपाठी और शरद कोल बीजेपी के खेमे से कांग्रेस के खेमे में आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे उस समय मार्च 2020 में, अब वो फिर ये कह रहे हैं कि किसान कर्ज माफ़ी की मेरा क्या कसूर? तो शायद कसूर तो उन्हीं का था कि जो सरकार गई। और बार बार पुरानी बातें गिराने का मतलब क्या? यानी कि अभी भी अतीत में आप जी रहे हैं, अतीत में आप जी रहे हैं, भविष्य के लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, सिवाय इसके कि 2023 में आपके समर्थक और आपने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन उसके लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नेता नहीं है। फिर कैसे सपना पूरा होगा, कैसे गोल होगा? देखिए मनोज जी, सपना रोना रोने से पूरा नहीं होने वाला। जिस तरह से प्रकाश जी भी कह रहे थे, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। और कांग्रेस का जो इतने लंबे समय तक वो सत्ता में रही है, तो उसको ज़मीन पे उतर कर विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती एक्चुअली। आज देखिए आप, भाजपा सत्ता में रह के भी उसके नेता विपक्ष का काम कर लेते हैं, रोल निभा लेते हैं, लेकिन जो विपक्ष में है और इतना मजबूत विपक्ष है, इतना मजबूत विपक्ष कमलनाथ जी को मिला है, उसका उपयोग वो नहीं कर पा रहे, ना सदन के अंदर कर पा रहे। देश के किसी राज्य में नहीं है इतना मजबूत। निश्चित तौर पे मनोज जी, ना वो सदन के अंदर कर पाए उतना उपयोग, और ना सदन के बाहर कर पा रहे हैं। सड़क पे उतर जाएंगे आप, अपना मेरा क्या कसूर, मेरी सरकार गिर गई, ये आपने 28 उपचुनाव में भी किया ये लेकिन उसको जनता ने अस्वीकार कर दिया ना कि आपका क्या कसूर। आपका ही कसूर है कि आप अपने लोगों को नहीं साध पाए, आप लोगों में तालमेल नहीं बिठा पाए। जो आपके पाले में आना चाहते उनको आपने तत्काल स्वीकार नहीं किया, आप भांप नहीं पाए। आप मुखिया थे मध्य प्रदेश के, आपके ऊपर संकट मंडरा रहा था। ये संकट हमने राजस्थान में भी मंडराते देखा, लेकिन गहलोत भांप गए और उनकी सरकार बनी बरकरार रही, लेकिन आप एक तो वो भांप नहीं पाए। तो ये असफलता आपकी है, आप मुखिया होने के नाते अपना घर नहीं संभाल पाए। आप अब घर नहीं संभाल पाए, अब वो घर आपका टूट गया है, तो आप वो टूटे को लेके रोने की क्यों रोना रो रहे कि मेरा क्या कसूर? तो आप उस घर की मरम्मत कीजिए, उसको फिर से ऐसा मजबूत बनाइए, उसको ऐसा किला बनाइए कि दूसरा कोई उसको अभेद ना सके। तो उसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, जमीनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। किला तो लोगों बनेगा क्योंकि जो उसकी ईंटें हैं वो अलग अलग लोगों के हाथ में है। निश्चित तौर पर करना फिर किला बनाना एक मनोज जी, वो ऐसा किला हो गया। कांग्रेस का ऐसा ही था, पहले भी वो किले बनाते थे और उनके अपने लोग पत्थर मारते थे। जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा कि यदि अरुण यादव में, इसीलिए शायद वो हवाई किले बनाने लगे। हाँ, तो टूटने का डर नहीं है, हवाई किले बनाने की मजबूरी भी। एक चीज और बताता हूँ मैं जी, जब 2003 में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई, तो 2-2.5 साल के अरसे बाद दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों सक्रिय हुए और दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ सभाएं शुरू की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभाएं शुरू की। तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष यादव थे, उन्हें ये रास नहीं आया, सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रम उन्हें रास नहीं आया, क्योंकि पार्टी तय नहीं करती है, वहाँ पे लीडर कार्यक्रम तय करते हैं। अब उन्होंने अपने कार्यक्रम बना लिए सरकार के खिलाफ, उन्हें लगा कि ये कहाँ दावेदारी कर रहे हैं, सरकार में मुख्यमंत्री तो मुझे बनना है। तो उन्होंने ऊपर हाईकमान से दबाव डलवाया लगवा दी और दोनों की रैलियों पे बैन लगवा दिया।
मतलब जो जनता के बीच कांग्रेस को सक्रिय रखने की जवाबदारी सुभाष यादव की थी, चूंकि एक्स मुख्यमंत्री के नाते दिग्विजय सिंह, वो विधायक भी थे उस समय, बिल्कुल, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सांसद थे, ये दोनों यदि अगर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे तो आपने उन्हें घर बिठा दिया। बाद में जब ये पचौरी जी अध्यक्ष बन गए, तो पचौरी जी जब अध्यक्ष बने उस समय सुभाष यादव सक्रिय हुए। सुभाष यादव ने तब ये कहा कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो तत्काल जो प्रभारी थे प्रदेश कांग्रेस के, हनुमंत थप्पा थे या ये नारायण स्वामी, तो नारायण स्वामी ने उसका तत्काल भोपाल में पत्रकार वार्ता लेके खंडन किया, बिल्कुल, कि बोले मुख्यमंत्री तो आपके, जब पहले आपका वही डिसाइड नहीं है तो आपके बीच में जो झगड़े हैं वो जनता के बीच में इस हद तक आ रहे हैं कि वो लग ही नहीं रहा, जनता को भरोसा नहीं हो रहा कि असल में होगा क्या। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने किया और फिर राहुल गांधी ने कह दिया कि अभी इनके पास तो बहुत समय है, और जिनके पास कम समय उन्हें नेतृत्व सौंप दिया। बिल्कुल, अब वो अभी भी बराबर उनका दावा बरकरार है। और मनोज जी, वो परिस्थितियां बदली नहीं है। आज अरुण यादव यदि प्रदर्शन करते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कमलनाथ जी खींच लेते हैं उनको बाहर, उनके ट्रैक्टर घरों में बंद करवा देते हैं और खिलौना ट्रैक्टर पकड़ा देते हैं। तो परिस्थितियां वैसी ही हैं जो पहले थी। तो एक और चीज़ है ना कि जो लीडरशिप की बात प्रकाश जी ने की, तो इसी से जुड़े 2-3 चीज़ें हम देखें अगर पिछले कुछ दिनों में, कि उज्जैन की घटना को लेकर दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हैं, सवालों में खड़ा करते हैं सरकार को। आज कमलनाथ कहते हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, अगर किसी ने अपराध किया तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष के नाते एक जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कमलनाथ के विपरीत उनकी लाइन है। इंदौर में हिंदू संगठन के भगवा झंडे लेकर जीतू पटवारी मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि सरकार को जन्माष्टमी और ये गणेश उत्सव और बाकी त्योहारों की अनुमति मिलना चाहिए। उसके लिए प्रदर्शन करते हैं, लाठी विपिन बानखेड़े भी करते हैं। नूरी खान एक अलग रैली निकालती, पदयात्रा करती हैं। वो कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया भोपाल में एक अलग कार्यक्रम करते हैं। इन सब में लेकिन कॉमन चीज़ है कि ऐसा नहीं होना था कि कोई एक नेता उसको लीड करता, नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष होने के नाते कमलनाथ लीड करते, क्योंकि उनके पास तो उड़न खटोला भी है। मनोज जी, प्रकाश जी ने कहा ना कि वहाँ पे संगठन कार्यक्रम नहीं बनाता, वहाँ नेता कार्यक्रम बनाता। ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कांग्रेस जो है कोलैप्स है। वहाँ की स्थिति जो है वो अफगानिस्तान की तरह अलग अलग कबीले हैं, कई सारे कबीलों में बटी हुई कांग्रेस, और हर कबीला अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे अभी उन्होंने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा कि भैया हमारे लोगों को महिलाओं से बातचीत करने का, उनसे व्यवहार करने का तरीका नहीं आता है, ऐसे ही कांग्रेस को सामूहिक रूप से आंदोलन करने का तरीका नहीं आता। तो इसमें पंजशीर घाटी मतलब दिग्विजय सिंह को मान सकते हैं हम, जिसको अभी तक कोई काबू में नहीं कर पाया। नहीं, वो किला भी अभेद नहीं है मनोज जी, वो किला भी भेदा जा चुका है। नहीं, किला तो भेदा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस में दिग्विजय सिंह को कोई काबू नहीं कर सकता, ये तो एक सत्य है। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जी कई बार पार्टी लाइन से जब कांग्रेस को सफाई देनी पड़ती कि ये दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा एक बार नहीं, मतलब 2003 के बाद से, जब से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति से कुछ समय दिल्ली के बाद फिर अभी हाल 2-4-5 साल से फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, तो कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब कांग्रेस को पल्ला झाड़ना पड़ा दिग्विजय सिंह जी से। उन्हें दिखता है साफ साफ कि ये पार्टी का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन दिग्विजय सिंह का अपना एक स्टैंड है कि वो आरएसएस के विरोधी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी हैं, और वो अल्पसंख्यकों के एक अर्जुन सिंह जी के बाद में दूसरे मसीहा हैं कांग्रेस में। लेकिन ऐसा क्यों, आप जैसे अभी दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया कि इन सब के बावजूद भी उनको राज्यसभा भेजने के चक्कर में कांग्रेस अपनी सरकार गवा दी, जो 15 साल बाद बड़ी मेहनत से बनी थी। तो कुछ तो क्वालिटी दिग्विजय सिंह में होगी, केवल बीजेपी और संघ विरोध के अलावा भी। वो तो है ना भाई, दिग्विजय सिंह जी को 1993 में मुख्यमंत्री बनाने में कमलनाथ का योगदान था, तो अब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में दिग्विजय सिंह का योगदान था। तो कुल मिला के वो एक अच्छी मित्रता है कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी में, सुरेश पचौरी जी में एक आपस में अच्छा समन्वय है। तो मुझे लगता है कि वो कई अवसरों पे दिखता भी है। तो एक कुछ इसी तरह का समन्वय जो है वो 2018 में जब कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला तब भी दिखा। तो दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ को सपोर्ट ही नहीं किया, सरकार चलाने में पूरा सहयोग दिया, और इस हद तक सहयोग दिया कि सरकार गिराने में भी उन्हीं का योगदान ज़्यादा माना जाता है बनिस्बत कमलनाथ के। बिल्कुल ब्रजेश जी, योगदान और समन्वय, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इस सरकार में या पिछली सरकार में देखें कि मुख्यमंत्री
भी पिछले दिनों कहते रहे कि अफसरों को मैं टांग दूंगा, इसको लेके कांग्रेस ने कई बार सवाल उठाए और अब कमलनाथ लगभग उसी भाषा पे गए तो जिसको लेके विश्वास सारंग सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो इसको किस नज़रिए से देखें, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी भी धमकी दे रही है और विपक्ष भी दे रहा है, तो दोनों के कामकाज का तरीका अलग है या दोनों सत्ता में रहे, दोनों ने इन्हीं अफसरों से काम कराया है और दोनों ने बड़े पैमाने पे इसी को लेकर तबादले किए हैं। देखिए मनोज जी, एक वो कहते हैं ना, भय बिन प्रीत नहीं होती। तो ये एक डराने की एक पद्धति होती है कि कर्मचारी अधिकारियों को ये मन में ये रहे कि सरकार में हम भी आ सकते हैं, तो आप उतना ही करो यदि जितना हम कह रहे हैं या सरकार आपसे कह रही है, हमारी खिलाफत ज़्यादा मत करो, हमारे जो काम है वो करते रहो। एक प्रेशर पॉलिटिक्स रहती है, एक मानसिक रूप से एक प्रेशर बनाने की कि हो सकता है सरकार आ जाए। ये किसी ने नहीं देखा, आपको दिखाना पड़ता। हर नेता मनोज जी ये उम्मीद करके चलता है, जिस तरह प्रकाश जी ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। आप 2003 की भी बात करो तो दिग्विजय सिंह आखिरी समय तक कहने वाले थे अभी यहाँ का परिणाम आने वाला है, फिर देखिए पासा पलट जाएगा। तो नेता जो होता है वो कभी नहीं कहता कि हम सत्ता में नहीं आते। चाहे मध्य प्रदेश में प्यारेलाल खंडेलवाल को आपने सुना हो, अगली बार हम सरकार बनाने वाले हैं। कुशाभाऊ ठाकरे को उसका एक और उदाहरण मैं देता हूँ जी, कि विपक्ष में जब आप रहते हो और आप ये उम्मीद करते हो कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी सुन लें, तो कांग्रेस का तरीका ये है विपक्ष में कि वो धमकी दे रही है कि हम वापस सरकार में आने वाले हैं। बिल्कुल। और बीजेपी का तरीका ये होता था कि वो इतने आंदोलन करते थे कि अधिकारी उनसे बचने के लिए उनके काम करते थे। ये बड़ा समन्वय था। ये वो इतने आंदोलन करते थे, हर चीज़ को लेकर आंदोलन करते थे और पूरी पार्टी एकजुट होकर करती थी। तो जितने नेता जो उसके अग्रणी होते थे, तो प्रशासन के जो भी अधिकारी थे उनको टेकल करना पड़ता था उन्हीं लोगों को जो आंदोलन कर रहे हैं, तो वो उनका ध्यान रखते थे बाकायदा। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ों में एक अंतर है, एक आप सिर्फ धमकी दे रहे हो, वो आपके सिर पे खड़े रहते थे रोज। और यही कारण हमने भी देखा मनोज जी कि 2003 से पहले जब बजरंग दल से लेकर तमाम जो हिंदूवादी संगठन आंदोलन करते थे, इनके जो वारंट होते थे वो वारंट तामील नहीं करती थी पुलिस, उनसे व्यवहार बनाकर रखती थी भाई, और एक तरह से उनको धमकाती भी थी कि यदि आपने कुछ किया, ज़्यादा गड़बड़ की तो हम ये आपका वारंट तामील कर देंगे। तो ये प्रेशर रहता है, नेता अधिकारियों पे बनाते हैं, अधिकारी नेताओं बनाते हैं। ये समन्वय कार्यकर्ता भी पहले भी देखा और अब भी देख रहे हैं। अगर इंदौर का जिक्र करें कि जीतू पटवारी पुलिस के बैरिकेड में आराम से बैठे हैं माइक लेकर और कार्यकर्ताओं को डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन एक भी सिपाही उनसे नहीं कहता कि आप बैरिकेड से उतर जाइए या हट जाइए। तो ये समन्वय तो उनके बीच अभी भी देखने को मिल रहा है प्रशासन के बीच। आप देखिए कि भोपाल में भी आंदोलन किए दिग्विजय सिंह जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब वहाँ थे, सुरेश पचौरी जब सरकार 2008 की बात है, तो कभी नेता पिटा नहीं है उनका। दिग्विजय सिंह यहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र में आंदोलन करने गए, उनके साथ कुछ नहीं होता है। हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे करा के, हमने तो देखा कांग्रेस के नेता पीछे गाड़ियों में बैठ के गायब हो जाते हैं। लेकिन देखो शिवराज सिंह चौहान को मैंने पिटते देखा है आंदोलन में रोशनपुरा पर। हाँ, तो मतलब आप ये देखिए कि मतलब लीडरशिप जो होती है वो उसे तो आगे रहना पड़ता है, लेकिन अगर लीडरशिप पीछे चली जाएगी, कार्यकर्ताओं को पिटने के लिए छोड़ देगी, तो जो नेतृत्व का गुण हम शिवराज सिंह चौहान में देखते हैं वो हमें कांग्रेस के अंदर बाकी लोगों पे नजर नहीं आएगा। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर डंडे खाने में भी शिवराज सिंह चौहान साथ में खड़े हुए हैं, तो सत्ता में भागीदारी में भी आप देखेंगे कि उन्होंने चुन चुन के हर जो पुराने पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे सबको सत्ता में भागीदारी दी। बिल्कुल। तो एक और छोटी सी प्रतिक्रिया इसी से कि अगर कमलनाथ ने जो कुछ कहा 2 साल बाद के लिए, तो आपको नहीं लगता बेहतर होता कि वो 15 साल के अपने कार्यकाल में, जिसमें उन्होंने बीजेपी पे तमाम सारे आरोप लगाए लेकिन सारों में क्लीन चिट दे दी, अगर इनमें 2-4 में भी वो टांग देते, फाइल खोल देते, कुछ अफसरों पर एक्शन ले लेते, तो शायद बेहतर होता। और शायद भय बिन प्रीत वाली जो बात ब्रजेश जी कह रहे, तो वो अफसरों में दिखती, कर्मचारियों में दिखती कि ये देखिए 15 महीने पहले ही जो हुआ है वो अब 2 साल बाद ना हो। ये तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप बीजेपी की सरकार गई, कमलनाथ जी आए, उन्होंने कई सारे वादे किए थे, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की फिर से जांच खोलने के लिए कहा था, जन आयोग की बात हुई थी, हाँ, सीएस के घोटालों की जांच की बात की थी, जन आयोग बनाने की बात की थी, कुछ नहीं किया, बल्कि कई विधानसभा में क्लीन चिट दे दी। फिर 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी जब वापस सरकार में आई तो बीजेपी ने भी कोई बदले नहीं बांधे। कुछ एक मामले छोड़ दो आप, जो अधिकारियों के जिनका पैसा दिल्ली पहुंचाने का, वो भी केंद्र के स्तर पे हुए, वो भी राज्य सरकार ने उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। बिल्कुल। तो आप देखिए कि यहाँ भी समन्वय बना हुआ है बराबर। अभी हम तब भी ये बात करते थे कि दिग्विजय, ये कमलनाथ जी और शिवराज जी के रिश्ते अच्छे हैं, और आज भी हम ये बात करते हैं कि कमलनाथ जी और शिवराज जी के रिश्ते अच्छे हैं, और दोनों बाकायदा कई मौक़ों पे मुस्कुराते हुए सामने आते हैं। तो पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स अलग है, पर्दे के सामने की पॉलिटिक्स बहुत अलग है। तो लेकिन कार्यकर्ता तो खैर दोनों पॉलिटिक्स देखा और हम घड़ी देख रहे हैं, और घड़ी ये कह रही है कि समय में अभी इजाज़त नहीं दे रहा है। इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो
तो निश्चित तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक तरह से कही है कमलनाथ ने, धमकी दी है कर्मचारियों को, लेकिन बेहतर होता कि वो इसको अपनी बात को दूसरे सलीके से या तरीके से भी कह सकते थे और अपने अगर कुछ उदाहरण बताते वो कि हमने 15 महीने की सरकार जब हमारी रही तो हमने गड़बड़ करने वाले, घोटालेबाजी करने वाले, करप्शन करने वाले इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की, तो शायद एक वो बेहतर नज़ीर पेश कर सकते थे। क्योंकि आप कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, सरकार किसी की भी आएगी, ब्यूरोक्रेसी लगभग यही रहती है, एक दो अधिकारी अंदर बाहर होते हैं, वरना हमने देखा कि जो टीम शिवराज सिंह चौहान की थी वही उसमें से लगभग 80% अधिकारी कमलनाथ की टीम में थे, और जब शिवराज सिंह चौहान की फिर से चौथी बार पारी शुरू हुई तब ज़्यादा से ज़्यादा अफसर उन्हीं की टीम के हैं। तो कह सकते हैं कि जो अफसर हैं वो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहती, काम निकालना चाहती है, जानती भी है, लेकिन ये नेताओं के ऊपर है कि उसको कैसे लगाम कसें और उसके धमकी देकर काम कराएं या जैसे भी काम कराएं, लेकिन काम ऐसा हो कि वो जनता के हित में हो, ना कि अपने हित में। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।